नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे जगह 24/7 न्यूज। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी और बात होगी हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर की। लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर आखिरकार सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र आम जनता के बीच रख दिया है। भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के नाम से मैनिफेस्टो जारी हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आज मंच पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण समेत तमाम दिग्गज चेहरे नजर आए। बड़ी बात कि इस बार के संकल्प पत्र में युवा, गरीब, महिलाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण वादे रखे गए हैं, शामिल किए गए हैं। जबकि बीजेपी से पहले कांग्रेस, सपा, आरजेडी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर आखिरकार लंबे समय से जिसका इंतजार था, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 चुनाव के मद्देनजर अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी के नाम से आम जनता के बीच रख दिया है। और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया था, ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अल्पसंख्यक और नारी, इन तमाम लोगों के लिए बहुत कुछ इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 से देश की सभी लगभग पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने पार्टी का मैनिफेस्टो 5 अप्रैल को जारी किया था, जबकि आज बीजेपी ने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया। इसे भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। पीएम मोदी के साथ मंच पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। साथ ही संकल्प पत्र की पहली कॉपी गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से आए 3 लोगों को दी गई। ये सभी तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी रहे हैं। ये वो लोग थे जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा आम जनता के रूप में जरूर मिला है। पार्टी ने पिछले 10 सालों के वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया। मैनिफेस्टो में 70 साल से कम उम्र के ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज, 3 करोड़ लोगों को मकान, गरीबों को मुफ्त राशन 2029 तक देने की गारंटी शामिल है। दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जिस तरह से इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी इस बीच आ रही हैं। क्या बड़ी बातें रही वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी के संकल्प पत्र की गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक देने का वादा, यानी कि अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का वादा भी मोदी के संकल्प पत्र में शामिल है। इसके साथ जन औषधि केंद्र पर 80% तक डिस्काउंट के साथ दवाएं मिलती रहेंगी। साथ ही साथ मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा को अब 20 लाख रुपए तक किए जाने का वादा भी किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इधर गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाने की बात कही गई है। पाइप से सस्ती रसोई गैस पहुंचाने का वादा भी इस संकल्प पत्र में जारी है। जबकि बिजली बिल जीरो करने के साथ ही बिजली से कमाई के अवसर देने का वादा भी इस दौरान इस संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। एक राष्ट्र, एक चुनाव और एक समान मतदाता सूची प्रणाली शुरू करने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस संकल्प पत्र में रखा। जबकि मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का फैसला भी किया गया है। रेहड़ी और पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना में 50,000 के लोन की लिमिट को बढ़ाया जाएगा और इसे शहर और गांव के लिए खोला जाएगा। साथ ही साथ दिव्यांगों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, समझने का प्रयास करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ उज्जवल जुड़ रहे हैं, यूपी से हमारे साथ उमेश जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अमित भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उज्जवल, शुरुआत आप ही से करूंगा। केंद्र सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आखिरकार अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का ऐलान कर दिया। मोदी का संकल्प पत्र यानी मोदी की गारंटी नाम इसे दिया गया है। ग्राउंड जीरो पर किस तरह से इस पूरे मैनिफेस्टो को लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है? बीजेपी कितनी आश्वस्त है कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो आम जनता के बीच रखा गया है उस पर जनता कितना भरोसा करेगी? और साथ ही साथ क्योंकि जैसे ही इलेक्शन मैनिफेस्टो आया, विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाओं का आना भी शुरू हो गया। देखिए, अगर आप देखेंगे तो आम लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी रण में उतरने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो तैयार है। अपने अपने घोषणा पत्र जो है वो जारी किया जा रहा है। कोई इसको न्याय पत्र बोल रहा है, कोई संकल्प पत्र बोल रहा है, कोई परिवर्तन पत्र बोल रहा है। और उसी कड़ी में अगर आप पास देखेंगे, जैसा आपने दर्शकों को काफी जानकारी दे दी है कि जो मोदी सरकार है, जो मौजूदा सरकार है और भाजपा है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो संकल्प पत्र है 2024 चुनाव के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया और इसे मोदी की गारंटी जो है वो बताया गया है। जिस तरीके से आपने जानकारी दी है दर्शकों को कि जो मुद्रा लोन है उसको भी बढ़ा दिया गया है। ईवी सेक्टर की बात करें, ईवी सेक्टर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि पेट्रोल का जो इंपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। ऐसे ही उन्होंने बताया कि जो बुलेट ट्रेन के रूट हैं, बाकायदा जो कॉरिडोर हैं, उनके लिए भी जो काम है वो आगे बढ़ाया जाएगा। अंडर वाटर मेट्रोज जो हैं उनको कहीं ना कहीं जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उन्होंने बात की है कि जो नए एयरपोर्ट्स है, नए रेलवे स्टेशन है, उनको जो है वो इंटरनेशनल लेवल्स का जो है वो बनाया जाएगा। उन्होंने अमृत भारत की ट्रेन की बात करी और इसके साथ साथ देखिए अन्य जो ट्रेनें हैं उनकी भी बात करी, चाहे वो नमो भारत हो, ये सारी वो ट्रेनें हैं जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। उसके साथ लखपति दीदी की बात करी है। लेकिन इस पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कुणाल, विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद फ्री की रेवड़ी जो है वो कहीं ना कहीं बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मुफ्त बिजली है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि 0 बिजली का बिल जो है वो आएगा। तो इसी पर उन्होंने तंज कसा है कि फ्री की रेवड़ियां जो है जब हम देते हैं तो वो हमारे ऊपर कटाक्ष बढ़ते हैं, लेकिन खुद भी वो दे रहे हैं। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसमें कहा गया कि 0 बिजली बिल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और जो प्राकृतिक सौर ऊर्जा है उसके इस्तेमाल पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, जबकि अन्य राजनीतिक दल वो फ्री बिजली का सीधा सीधा वादा कर रहे हैं। अमित का रुख करेंगे। अमित सीधे पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सीधा स्पष्ट सवाल कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहां पर शानदार प्रदर्शन किया था। बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, 1 सीट विपक्ष के लिए छोड़ी थी। लेकिन इस बार आरजेडी ने बहुत बड़ी तरह से झंडा बुलंद किया है और जैसे ही इलेक्शन मैनिफेस्टो आया उसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से इस इलेक्शन मैनिफेस्टो पर तीखा प्रहार हुआ और तेजस्वी यादव कहते नजर आए कि ना इसमें अग्निवीर योजना को लेकर कोई क्लैरिटी है, ना महंगाई को कम करने का उपाय, ना रोजगार को बढ़ाने के अवसर हैं, ना एमएसपी पर कोई गारंटी है और किसानों की आय किस तरह से दुगनी करेंगे इस पर भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। उसके बावजूद एनडीए कितनी आश्वस्त है कि यह इलेक्शन मैनिफेस्टो जो मोदी की गारंटी के नाम से आम जनता के बीच रखा जा रहा है वही परिणाम देगा जो 2014 और 2019 में एनडीए को बिहार से मिले थे। देखिए कुणाल, आज भाजपा का मैनिफेस्टो जारी हुआ है और हमारे सहयोगी उज्जवल कुमार ने काफी सुंदर से जो मोदी सरकार की ओर से मैनिफेस्टो रखा गया है तो उसको काफी विस्तारित तौर पर हमारे दर्शकों को बताया। लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस मैनिफेस्टो से नाखुश है और हमलावर भी है। और बिहार की बात करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हो, वो सीधे तौर पर भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनका मैनिफेस्टो में आम जनों के लिए क्या है, रोजगार से संबंधित क्या बातें हैं, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, खेत खलिहान के लिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए क्या है। तो कई प्रकार के सवाल खड़े हो गए और खासतौर पर हमारी बात जब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए प्रधानमंत्री को गंभीरता रखनी चाहिए और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आम जनों से जुड़े मुद्दे होने चाहिए। प्रधानमंत्री की अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2 करोड़ रोजगार के बाद वादे हुए थे तो कहां चले गए वो वादे, स्वास्थ्य संबंधित वादे हुए थे, 15
लाख रुपए हर खाते में देने के वादे हुए थे, आम जनजीवन को आसान बनाने के वादे हुए थे, तो आखिर वो वादे कहां चले गए? तो जब वो वादे पूरे नहीं हुए हैं तो अब जो नया वादा हुआ है तो ये वादा अब कैसे पूरा होगा? और क्या ये वादा भी जिस तरह से पिछले बार ये कहा गया था कि चुनाव खत्म होने के बाद बात सामने में आई थी कि चुनाव के दौरान कई जुमले कहे जाते हैं, तो क्या फिर इनको भी जुमला मान लिया जाए? आम जनों के लिए जिस तरह से बातें नहीं रखी गई है, लोक लुभावने वादे किए गए हैं, लेकिन आम जनों से जुड़ा मुद्दा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब बिहार की बात आपने कुणाल की, तो बिहार भाजपा के लिए या कहे पूरे एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का राज बन चुका है। जिस तरह से 40 में लेकिन अब 39 क्या सैनिक की तस्वीर फौजी बदलती हुई नजर आ रही है कि अभी 2024 का चुनाव है, एनडीए बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। एनडीए की बिहार इकाई की अगर हम बात करें तो वहां बीजेपी है, जेडीयू है, लोजपा है, रालोसपा है, उसमें हम पार्टी भी है, तमाम गठबंधन के दल हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि तमाम योजनाएं जो मोदी की गारंटी में रखी गई हैं वह आम जनता तक बहुत सकारात्मक प्रभाव भी डाले। निश्चित, जो मोदी ने जो आज मैनिफेस्टो जारी किया है, तो इस मैनिफेस्टो को आम जन तक, जो प्रतिनिधि चुनाव में जो लोकसभा उम्मीदवार है, तब उनका दायित्व बनता है कि वो किस तरह से इस मैनिफेस्टो को आम जन के पास पहुंचाएंगे, उनको समझाएंगे और इस मैनिफेस्टो से लोगों को प्रभावित करते हुए उनको अपने बातों में लेंगे, अपनी भावनाओं में लेंगे। तो काफी देखने वाली बात होगी और काफी मुश्किल भी ये होगा कि किस तरह से लोग इन बातों को रखते हैं। चूंकि जो ठीक है, सीधे रुक करते हैं राजधानी लखनऊ की तरफ। उमेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। उमेश, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और कहा जाता है कि भाई दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर ही गुजरता है, लिहाजा बीजेपी लगातार भरसक प्रयास कर रही कि इस इलेक्शन मैनिफेस्टो का सबसे ज्यादा असर यूपी में देखने को मिले। 2014 में 72 सीटें आई थी एनडीए की, 2019 में ये 64 तक पहुंची और एक बार फिर से कोशिश की जा रही कि 75 तक आंकड़ा पहुंचाया जाए। ग्राउंड जीरो पर क्या ये इलेक्शन मैनिफेस्टो 70-75 तक आंकड़ा ले जाने की पूरी वेटेज रखता है क्या? देखिए कुणाल, बिल्कुल आपने बड़ा सही सवाल किया और जिस तरह से आपने कहा कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 सीटें हैं, तो ऐसे में एक बड़ा सूबा है और कहीं न कहीं 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जिस तरह से अपने संकल्प पत्र को आज जनता के सामने रखा है, लोगों को सामने रखा है, तो सबसे बड़ी बात यह होगी कुणाल की कितना कुछ जनता इस संकल्प पत्र को समझ पाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और ऐसे में अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकल्प पत्र को लेकर कहा कि ये बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम और भारत की दशा दिशा को बदलने वाला आयाम है। तो ऐसे में इस संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी तो पूरी तरह से आश्वस्त है कुणाल, और कहीं ना कहीं अब ये बात जनता कितनी समझ पाती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, हालांकि उस संकल्प पत्र में बेरोजगारी की बात, किसानों की बात और 70 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है उनके इलाज की बात, तमाम ऐसे योजनाएं बताई गई हैं। साथ ही साथ लोगों को मकान, गरीबों को मकान देने की बात कही गई है। तो तमाम ऐसे संकल्प पत्र में जो इसके अध्यक्ष है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पूरी तरह से तैयार किया गया था, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि तमाम सुझाव मांगे गए थे जनता से, उन सुझावों को भी रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कुणाल, जिसका असर चुनाव में देखा गया, राशन मुफ्त में बंटने का जो है निर्देश उसको रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि राशन का भी बहुत बड़ा असर है कहीं ना कहीं, और शायद यही वजह है कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसमें राशन का भी जिक्र किया गया है। ठीक है उज्जवल, आप लगातार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी को कवर कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिहाज से। 2014 में भी 7 की 7 सीटें बीजेपी के दामन में थी, 2019 के चुनाव में भी बीजेपी के दामन में थी। फर्क इतना था कि उस दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय चुनाव बना रही थी, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने अलायंस किया है, सीटों का बंटवारा किया है। ये क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो इस बार संजीवनी बनकर फिर से इतिहास दोहराने में मदद कर पाएगा? बड़ा सवाल यह भी है कि 7 में से सिर्फ एक मनोज तिवारी की सीट ही है जो बची है, बाकी सब सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स बदल दिए हैं।
आपने ये बहुत सही सवाल पूछा है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो आला जो अधिकारी हैं, जो आला नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके दिमाग में भी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में 7 सांसद थे, उसमें से 6 सांसदों को जो है वो बदला गया है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि परिवर्तन की वजह से बदला गया है, 2 बार से ज्यादा कोई सांसद नहीं रह सकता। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि मनोज तिवारी जो है वो लगातार तीसरे टेन्योर में बने हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई सीधा सा जवाब जो था वो नहीं था। और कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि दिल्ली की जो लोकसभा सीटें हैं वो जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कहीं ना कहीं जो 6 सांसदों को है वो बदला गया, उनको अलग अलग जगहों पर जो है वो उतारा गया है। लेकिन आपने कहा त्रिकोणीय मामला जो है वो कहीं ना कहीं 2014 और 2019 के चुनाव में रहा है। और अब अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का भले ही गठबंधन हो गया हो, लेकिन फिलहाल अभी तक सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 कैंडिडेट्स के नाम की ही घोषणा जो है वो की गई है। कांग्रेस अभी तक जो है वो असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कटाक्ष भी भर रही है कि इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकाबला करने के लिए जो सामने उतारा जा सके। और अंदर ही अंदर देखिए, कहीं ना कहीं 2 गुटों में भी बंटती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है दिल्ली में। क्योंकि देखिए, अगर आप चांदनी चौक सीट के लिए देखेंगे तो चांदनी चौक सीट के लिए अलका लांबा और जेपी अग्रवाल भी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। संदीप दीक्षित है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप नॉर्थ ईस्ट की देखेंगे या नॉर्थ वेस्ट की देखेंगे, वहां पर उदित राज है। तो ऐसे कई बड़े नेता हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लगातार सीईसी बैठक का दौर जो है वो देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी अंतिम मोहर जो है वो नहीं लग पाई दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट जो दिल्ली की केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक हुई थी वो 5 अप्रैल को हुई थी। उसके बावजूद भी देखिए, आज जो है वो 14 अप्रैल हो चुकी है, अभी तक कैंडिडेट्स के नाम की जो घोषणा है वो नहीं की गई है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो जरूर उठाते हुए चुनाव में दिखाई देगी। संकल्प पत्र तो देखिए जारी करा ही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने सर पर लेकर चल रहे हैं, खुद अपने कंधों पर उन्होंने ले रखा है। संकल्प पत्र में भी आपने देखा कि पूरी डॉक्यूमेंटरी जो है वो दिखाई गई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा जो है वो आगे रखा गया। और क्या ये संकल्प पत्र देखिए जीतने में कितना कारगर जो है वो साबित होता है, ये कहीं ना कहीं जो उमेश, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे भी कि पहले चरण में जहां चुनाव है 21 राज्यों में करीब 102 सीटों पर यह मतदान होने जा रहा है पहले चरण में, और यूपी की 8 सीटें हैं और वो 8 सीटें जाटलैंड नाम से जो इलाका आपका पड़ता है पश्चिमी यूपी, यानी कि मुजफ्फरनगर, नगीना है, रामपुर है, कैराना है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर आरजेडी का या बीजेपी की एक अलग विंग का काफी प्रभाव रहा है। उमेश, बड़ा स्पष्ट सवाल, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने किसानों की आय दुगनी से लेकर एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा कर दिया है, जबकि ये तमाम चीजें इस बार इलेक्शन मैनिफेस्टो जो बीजेपी की तरफ से जारी हुआ है, यानी कि एमएसपी लागू करना, स्वामीनाथन आयोग की गारंटी देना, ये चीज मिस होती नजर आ रही है। उसके बावजूद भी वहां पर अगर हम बात करें जयंत चौधरी की पार्टी और बीजेपी में गठबंधन है, क्या यह फायदा दे पाएगा या यहां नुकसान हो सकता है? देखिए कुणाल, बिल्कुल आपका अहम सवाल है कि जिस तरह से किसान आंदोलन हम आप सबने देखा था और ये सबको उम्मीद भी थी, किसानों को उम्मीद थी कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र है कहीं ना कहीं तमाम जो किसानों की जो मांग है उन मांगों को रखा जाएगा। लेकिन पूरी तरह से बीजेपी के इस संकल्प पत्र में जो किसानों की बात का जिक्र किया गया है, जिसका ध्यान रखा गया है, उन बातों से हमें जो लगता है, जो सूत्र कहते हैं कुणाल, कहीं ना कहीं तमाम जो किसान हैं वो नाराज हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के लोकसभा के चुनाव होने हैं और 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरह से लोक दल के साथ गठबंधन किया है, तो आने वाले समय में परिणाम क्या कुछ आएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन बिल्कुल, लेकिन उससे पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हुआ है जिसको अब आम जन तक पहुंचाना बीजेपी के हर कार्यकर्ता और हर एक नेता की जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका, उज्ज्वल आपका, उमेश आपका। आगे बढ़ रहे हैं और कुछ जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देने जा रहे हैं, जहां पर ये इलेक्शन मैनिफेस्टो चुनावी वादा कौन किससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए, हमने पूरा अच्छी तरह डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया है, हर एक इकाई के लिए बीजेपी क्या लेकर आई है। सबसे पहले बात, गरीब 3 करोड़ नए घर का वादा, युवाओं के लिए रोजगार और पेपर लीक पर मजबूत कानून।
अन्नदाता की हम बात करें, किसानों की आय पर फोकस किया जा रहा है। जो उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है सालाना 6,000 की, वो जारी रहेगी। नारी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। तो ज्ञान की जो बात बीजेपी कह रही है, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, अब यही 4 पैमानों पर कांग्रेस क्या लेकर आई है वो भी आप देख लीजिए। कांग्रेस कह रही है गरीबों के लिए 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, युवाओं के लिए, ग्रेजुएट युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका। अन्नदाता की अगर हम बात करें तो एमएसपी पर कानून की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना। जबकि आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए तो हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना सहायता। इसके अलावा कांग्रेस के बाद अगर हम बात करें अन्य राजनीतिक दलों का, तो यूपी में मजबूत दावेदारी पेश कर रही समाजवादी पार्टी क्या लेकर आई गरीबों के लिए? मुफ्त आटा और मुफ्त डेटा। युवाओं के लिए जितने रिक्त सरकारी पद पड़े हैं वो सब भरे जाएंगे। अग्निवीर योजना समाप्त की जाएगी। पुरानी प्रणाली से सेना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अन्नदाता की बात करें तो जो कांग्रेस का वादा था, एमएसपी का वादा पूरा करने की बात यहां समाजवादी पार्टी कह रही है। जबकि नारी के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन भी यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा गया है। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, उसका कहना है कि गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। युवाओं की बात करें तो 1 करोड़ नौकरी, अग्निवीर योजना को बंद करके पुरानी पद्धति से सेना में भर्ती। अन्नदाता के लिए बिल्कुल सेम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह एमएसपी का वादा पूरा करेंगे। और नारी की अगर हम बात करें तो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। तो इधर बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद विपक्षी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा पत्र पर बयान दिया। सुनिए। इस पे सिर्फ हंसा जा सकता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। मोदी जी ने तो ही कहा था ना 2014 में 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। हुआ क्या कि पिछले 10 सालों में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई। महंगाई ये नियंत्रण में ला रहे थे। महंगाई 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो इन्होंने कहा था एक तो पूरा नहीं हुआ। आज तो सचमुच सबसे बड़ी अगर किसी की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है तो मोदी जी की खुद की खत्म हो गई। तो जिस आदमी की खुद गारंटी नहीं, उसकी गारंटी का क्या महत्व? तो 14-19 में जो माहौल था वो स्थिति रही नहीं हम लोगों की। अब जो वादे करते करते निभाए नहीं, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लोकपाल लेके आएंगे, क्या क्या नहीं कहा गया। वो तमाम वादे रह गए हैं। तो उसके बाद में भी जो कुछ भी इनके वादे थे, किसानों का आंदोलन चला तो समय पर को ढंग से टैकल नहीं की। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सियासी महकमों में संकल्प पत्र को लेकर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी, आप और कांग्रेस के महकमे में जोरदार जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। एक तरफ विपक्ष बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े कर बीजेपी को घेर रहा है, वहीं बीजेपी घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम देते हुए आश्वस्त नजर आ रही है। देखिए, ये मैनिफेस्टो जो है ये मोदी जी की गारंटी का मैनिफेस्टो है और कैसे 2047 तक विकसित भारत बनेगा और नागरिकों की जो उम्मीदें हैं उस पे हम कैसे खरे उतरेंगे, उसका ये रोड मैप है। और हमें पूरा यकीन है कि इस संकल्प पत्र के आने के बाद अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति का ये संकल्प पत्र है, जिसको केवल कुछ लोगों ने बनाया। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने सुझाव दिए। सही अर्थों में ये जनता का
जनता के लिए और जनता के द्वारा संकल्प पत्र है। जो गोलपोस्ट बदलने की जो बीमारी है ना, ये इस देश में कभी किसी सरकार को पहले नहीं है। अब 2047 पे पहुंच गए जनाब। पूछिए इनसे कि किसानों की आय दुगनी, जैसा कि अमिताभ दुबे जी बता रहे थे कि 2022 में करनी थी, अब उसका गोल पोस्ट भी बदल गया होगा। तो ये गोल पोस्ट बदलने जो 2014 में कहा, 19 में आपने न तो उसका कोई लेखा जोखा दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई खाता बही सामने नहीं रखा। 19 में आपने नए जुमले नए गोल पोस्ट के साथ रख दिए। 25% युवा बेरोजगार हैं, 45% फ्रेश ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पे पहुंच गया, डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पे पहुंच गया, गैस के सिलेंडर का दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पर पहुंच गया। आज एक आम परिवार के लिए। इधर बीजेपी के संकल्प पत्र पर बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जमकर सवाल खड़े किए और कहा कि 60% देश के युवा हैं जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। कितनी नौकरी देंगे नहीं चर्चा हुई। साथ ही बिहार को और अन्य गरीब प्रदेशों को स्पेशल स्टेटस के लिए क्या किया जाएगा ये भी नहीं बताया गया। आगे उन्होंने बढ़ते हुए कहा कि इधर उधर की बात की जा रही है, मेन मुद्दों पर जवाब देने से बचा जा रहा है। आप देखिएगा मैनिफेस्टो, 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। अब तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज की जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में कोई जिक्र है तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में और क्या क्या किया है वो सबको पता है। राशन भी 5 साल फिर बढ़ाया गया है, राशन भी गरीब जो लोगों को मिलता था। अरे भाई वो को भी आपको राशन कब से मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से। ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है। और बिहार और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।